हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे अपने पुराने रिवीजन सेक्शन से। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 11 दिसंबर को यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई जिसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा। राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है अजय सेठ को। इसके अलावा एनसीईआरटी और गूगल के बीच साझेदारी हुई है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के स्टूडेंट के बीच में 29 भाषाओं में उनके लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का। और अभी आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है। मोहम्मद अल बशीर ये सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा WTA का वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है आर्याना सेबलेंका का। बेलारूस की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। जेसी डेनियल पुरस्कार केरल सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। साजी एन करुण इस बार के विजेता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल 45 विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए। और भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये बढ़ करके हो गया है $1 ट्रिलियन। अब तक का ऐतिहासिक है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन 1 मिनट में। और ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। क्विज PDF सब कुछ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाया करती है, तो आप एमजेटी ऐप से क्विज वगैरह भी सॉल्व कर लिया करो। आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी बात, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज से सेल स्टार्ट हो रही है 2 दिनों के लिए। 13 और 14 दिसंबर के लिए टेक्स्ट बुक की सेल है ये, जिसमें आपको 449 नहीं, 699 नहीं, मात्र 395 में ये मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल के लिए। ये ह्यूज डिस्काउंट है। पिछला वाला जो ऑफर आया था वो 449 रुपए तक का था, इस बार उससे भी कम हुआ है प्राइस। तो ये ह्यूज प्राइस ड्रॉप है, इसका फायदा उठाइए। एमजेटी कूपन कोड यूज करेंगे तभी आपको इस अमाउंट पर टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो की खास बात यह है कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो सबके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा डिटेल सॉल्यूशंस, एनालिसिस, हर चीज आपको यहाँ पर पता लगेगी। और लाखों स्टूडेंट यहाँ पर देते हैं टेस्ट, तो इसलिए अच्छी रैंकिंग आपको पता लग पाएगी, बेहतरीन कंपटीशन आपको मिल पाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर पिंड कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और जाकर के टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी ज्वाइन कीजिए। 13 और 14 दिसंबर याद रखना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष माउंटेन्स डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इस बार भी मनाया गया। माउंटेन्स दिवस क्यों? माउंटेन्स दिवस जो है ये माउंटेन्स के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए। देखो होता क्या है ना कि मनुष्य जहां जहां भी पहुंच जाता है ना, किसी न किसी टाइप से वो नुकसान पहुंचाना जरूर शुरू कर देता है। अब आज के टाइम पर दिक्कत क्या हो गई है, लोगों में माउंटेनिंग का बड़ा शौक चढ़ा है। पहले बहुत कम लोग माउंटेनिंग किया करते थे, अब पैशन सा हो गया है। बहुत सारे लोग माउंटेनिंग किया करते हैं, पर्वतारोही होते हैं। पर्वतारोही होते हैं, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब ये पर्वतों पर जाते हैं तो इतनी सामग्रियां, इतने पैकेट्स, प्लास्टिक्स, ये सब अपने साथ कैरी करके जाते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते वहीं पर कचरा फैलाते फैलाते जाते हैं। अभी अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले मैंने आपको नेपाल की एक रिपोर्ट बताई थी, जिसमें बताया था कि हिमालय पर्वत पर, हिमालय श्रेणी में, माउंट एवरेस्ट पर और ऐसी बहुत सारे जो पीक्स हैं उन पर सफाई के लिए नेपाल ने एक अभियान चलाया हुआ है। क्योंकि वहां पर बहुत सारे कचरे, बहुत सारे कूड़े इकट्ठा हो गए। जो वो आते हैं टूरिस्ट, वो जाते हैं चढ़ने, वहां पर पर्वतारोहण करने, और साथ ही साथ में वो कचरा वगैरह भी फैलाते जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, जिससे वो भी शुद्ध बने रहे। पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब भी ना हो पाए, क्लाइमेट चेंजेस के प्रति अवेयरनेस किया जाए, फैलाया जाए। इन सब के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कुल मिलाकर के पर्वतों का महत्व समझाने के लिए। इस बार की थीम है माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडॉप्शन एंड यूथ। एक बात और, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए ना हर चीज जरूरी है। हर चीज मतलब जो है वो जरूरी है, उसका एक अस्तित्व है। पशु पक्षी चिड़िया, मतलब जो भी चीजें हैं प्रकृति में वो सब जरूरी हैं, और सबको रहना, सब रहने से ही संतुलन बना रहेगा। यहाँ तक कि चींटियों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए, फिलहाल हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दुबई जो कि यूएई का एक सिटी है, इसने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है।
तो यहाँ देश पूछा गया है तो देश में तो यूएई रहेगा, देश में दुबई में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात में। ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट है और इसका वेट है 300 किलोग्राम। अब 300 किलोग्राम का अगर अंदाजा लगाएं प्राइस तो 211 करोड़ है, ये वहाँ के रेट के हिसाब से। अब अपने यहाँ का सोना का रेट लगा करके ना गुणा करना, लगभग 25 मिलियन डॉलर वहाँ पर है, ठीक है। और कंपेरेटिवली दुबई में सोना वगैरह शायद सस्ता भी है, इसलिए लोग स्मगलिंग भी करते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं। फिलहाल दुबई ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है जो कि 661.10 पाउंड का है और 300.12 किलोग्राम का। बात आई है यूएई की, तो चलिए चलते हैं यूएई। आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप खाड़ी देशों की तरफ अगर आप आएंगे, गल्फ ऑफ ओमान की तरफ, अरब सागर में ही बढ़ते हुए, तो आपको ये देश दिख जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, ओमान के जस्ट बाद में। और यहीं पर आपको दुबई मिलेगा, यहाँ अबू धाबी मिलेगा। संयुक्त अरब अमीरात एक्चुअली में 7 अरब अमीरात का एक संगठन है। यहाँ पर 7 अमीरात से, और 7 अमीरात में जैसे दुबई हुआ, अबू धाबी हुआ, शारजाह हुआ, ऐसे ऐसे रास अल खैमा हुआ, ये सब यहाँ के अमीरात हैं। तो 7 अमीरातों को मिलकर के यूनाइटेड अरब अमीरात बना है। इसमें राजधानी से अबू धाबी को बनाया गया है क्योंकि अबू धाबी सबसे बड़ा वाला है और दुबई उससे छोटा है। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा डेवलप हैं और शारजाह भी डेवलप है। तो ये 3 शहर आप हमेशा सुनते होंगे, शारजाह, दुबई और अबू धाबी, ये 3 सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है अमीरात जो है। तो दुबई में जो होता है चीफ, वो प्रधानमंत्री होता है। अबू धाबी में जो चीफ होता है वो यूएई का राष्ट्रपति होता है। ये भी बात इंटरेस्टिंग है, याद रखना, और हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए, नहीं पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूएई दिरहम यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा होती है, और राजधानी मैंने आपको बताया ही अबू धाबी, ठीक है। गोरखपुर कब तक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला शहर सह शिक्षण केंद्र बन जाएगा? तो दोस्तों गोरखपुर के लिए अभी एक अनाउंसमेंट हुई है कि भारत में पहली बार ऐसा होगा कि गोरखपुर में एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, यानी कि एक प्रकार से इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक लर्निंग सेंटर बनाया जाएगा। ये लर्निंग सेंटर क्या करेगा कि वहाँ पर ये एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कि कैसे वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए और कैसे वेस्ट को सही तरीके से रिसाइकल करके उसको दूसरी चीज़ों में यूज किया जाए, है ना। तो सितंबर 2025 तक ये बनने की संभावना है ये सेंटर, और गोरखपुर में बनेगा। भारत का ये अपने आप में पहला ऐसा होगा, ठीक है, कंट्री का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी होगा सितंबर का। तो गोरखपुर के अंदर एक सिटी टाइप का बनाया जाएगा जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट पर लर्निंग सेंटर होगा। तो ये 40 एकड़ के परिसर में 700 टन सूखे और गीले कचरे को संसाधित करके बायो सीएनजी बनाएगा। सीएनजी क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, और चारकोल वगैरह बनाएगा। चारकोल का यूज सड़कों में होता है, सीएनजी का आप देखते हो आज के टाइम पर गाड़ियों में बहुत यूज हो रहा है, बायो सीएनजी वगैरह का भी यूज होगा ईंधन के रूप में, ठीक है। तो ये संयंत्र जो है ये सहजनवा और सुथनी गांव में फैलेगा जो कि गोरखपुर में है। गोरखपुर आप जानते हो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। एनटीपीसी जो है इसके लिए ये समझौता किया है, एनटीपीसी का ही ये प्लांट लगेगा जो इसका काम करेगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। अगला, हाल ही में संसद के किस सदन द्वारा रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया गया? तो रेलवे संशोधन विधेयक 2024 ये लोकसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा में पास भी हो गया है। रेलवे संशोधन विधेयक के तहत क्या होगा कि भारतीय रेलवे में बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की जाएंगी, बहुत सारे जो पुराने नियम कानून थे वो बदले जाएंगे। और ये देखिए लोकसभा क्लियर किया है कि रेलवे बिल टू इनहेंस इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड, रेलवे बोर्ड को थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा। जब और इंडिपेंडेंट होगा और खुल करके काम कर पाएगा वो, तो और नए नए इनिशिएटिव ले पाएगा, ठीक है। अब देखना ये होगा, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम उठा रहे हैं या फिर मतलब और भी चीज़ें ये ऐसा करेंगे, ऐसा नियम लागू करेंगे जिसको प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल जो भी होगा देखने को मिलेगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई है, इस विधेयक में कहा गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्रावधानों को 1989 में शामिल करने जा रही है। देखो 1890 में आप जानते हो सबसे पहले रेलवे एक्ट आया था, बहुत बार मैंने आपको बताया है। फिर 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अभी तक 1989 में जो चल रहा था वो 1890 वाला चल रहा था। उसके बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ, वो कंटिन्यूएशन पर चल रहा था। 1905 में जो बना था वो वाला अब नियम 1989 में मिला करके
अब वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदलेंगी, संशोधन के बाद देखने को मिलेगा क्या चीजें परिवर्तन आता है। जब पूरा पास हो जाएगा तो मैं इसके बारे में और डिटेल चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल भारतीय रेलवे आया है तो हर बार की तरह एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 16 अप्रैल को 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर सबसे पहले भारत में ट्रेन चली। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। नाम था ब्लैक ब्यूटी, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आप कहोगे बॉम्बे से ठाणे के बीच में। ठीक है, ठाणे के बीच में, और ये दूरी थी 34 किलोमीटर की। ये बात याद रखना, 1853 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1872 आता है, 1872, जब आरपीएफ की स्थापना होती है। आरपीएफ की, लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड चल रहा था और इसी टाइम पहली बार जनगणना हुई थी। याद है, 1872 में ही फर्स्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद रेगुलर सेंसस 1881 से शुरू हुआ, 10-10 साल पर। फिर फिलहाल आरपीएफ की स्थापना 1872 में होती है। फिर 1890 आता है जब रेलवे एक्ट लाया जाता है। रेलवे एक्ट लाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये हुआ था रेलवे बोर्ड की स्थापना। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पीरियड पर बंगाल विभाजन भी हुआ था। फिर आगे 1925 आता है जब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन चलती है 1925 में। ओके, और उसके बाद से फिर 2018 आ जाओ, वंदे भारत एक्सप्रेस चलना शुरू हुई। और 1984 अगर आप आ जाओ तो पहली मेट्रो से रेलवे की शुरुआत हुई। बहुत सारी चीज होती रही। आगे हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घट करके कितना हो गया है? तो बिहार का लिंगानुपात जन्म के समय घट करके हो गया 882। ध्यान रहे, ये जन्म के समय लिंगानुपात है। जन्म के समय लिंगानुपात 882 है। आगे बढ़ करके कितना हो रहा है वो यहाँ नहीं बताया गया है। जन्म के समय का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बेटियां पैदा हो रही हैं ना, या पैदा होने वाली है ना, तो बहुत सारी हत्याएं कर दी जा रही हैं। भ्रूण हत्या हो जा रही है। किसी को पता चल जा रहा है उसके गर्भ में लड़की है तो वो उसे मरवा दे रहा है, अबॉर्शन करा ले रहा है। या किसी को बच्ची जब पैदा हो जा रही है, लड़की पैदा हो जा रही है, तब उसे किसी न किसी प्रकार से वो कर दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये रिपोर्ट जो आई है बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि यहाँ पर लिंगानुपात घटा है। अभी अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था भारत का लिंगानुपात, तो वो बताया था कि 918 से बढ़कर के 930 हो गया है। लेकिन यहाँ सिनारियो उल्टा है। यहाँ पर देखिए 2022-23 में 914 था, और 2000 अभी जो आया है 24 में ये 882 हो गया है। बहुत ज़्यादा कमी हुई है। 894 था 2022-23 में, 2021-22 में था 914। ठीक है, तो 2-3 सालों में देखिए कितना ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये एक चिंताजनक गिरावट है बिहार के लिए। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात में बहुत ज़्यादा घटोतरी देखने को मिली हुई है, कटौती देखने को मिली है। फिलहाल बिहार सरकार इसके लिए क्या कर रही है? बिहार सरकार का कहना है कि हम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चला रहे हैं, और जिससे इस स्थिति में सुधार लाया जा सके। अब देखना होगा कब तक सुधार आता है। लिंगानुपात मैंने आपको उस दिन समझाया था ना, कि जैसे कि अब भाई पूरी पूरी संख्या को काउंट करके बताने में समझ नहीं आएगा किसी को, कि कहेंगे कि इतनी करोड़ महिलाएं हैं, इतनी करोड़ पुरुष हैं। तो इसमें लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर। देखा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं रह रही हैं। तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 882 है। ठीक है, यहाँ जन्म के समय लिंगानुपात निकाला गया है, इसका मतलब शिशुओं का है एक प्रकार से। तो प्रति 1000 शिशुओं पर प्रति 882 जो शिशु बच्चियां हैं वो आगे चल रही हैं। 18वां विश्व चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ये बहुत बड़ी न्यूज आई कल भारत के लिए। डी गुकेश सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं विश्व चेस चैंपियन बनने वाले। मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने 18वां विश्व चेस चैंपियन जीत लिया है, और इन्होंने चीन के एक मशहूर चेस के खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराया है। दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। डी गुकेश भी आप जानते हो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं भारतीय। तो इन्होंने विश्व चेस चैंपियनशिप भी जीत ली हुई है, और इन्होंने इससे पहले जो रिकॉर्ड था जिसके नाम 22 वर्षों का, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है ना, तो फिलहाल अब ये हो गए हैं सबसे कम उम्र के व्यक्ति विश्व में विश्व चैंपियन बनने वाले चेस के, शतरंज के। अच्छा, दूसरे भारतीय हैं ये विश्व चेस चैंपियन बनने वाले। इससे पहले विश्वनाथन आनंद बने थे। विश्वनाथन आनंद के बाद अब डी गुकेश बने हैं। विश्वनाथन आनंद वैसे 5 बार विश्व चेस चैंपियन बन चुके हैं। लास्ट बार 2013 में बने थे। $2.5 मिलियन का इनको पुरस्कार राशि मिलेगा, और 18वें नंबर के विश्व चेस चैंपियन है।
अगला, हाल ही में किसने फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो दोस्तों अभी कुश मैनी ने, जो कि भारतीय हैं और ये पहले भारतीय बन गए हैं फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले। फार्मूला 2 रेस होती है, जैसे फार्मूला 1 रेस होती है, ऐसे ही फार्मूला 2 रेस होती है उससे नीचे स्तर की। ठीक है, फार्मूला 1 रेस सबसे बड़ी वाली होती है। फार्मूला 2, फार्मूला 3, F4, F3 अब सुनते होंगे। इसके अलावा E1 भी आपने सुना था जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चलाया गया था बीच में। तो फिलहाल इंडियन ड्राइवर है कुश मैनी और इन्होंने जीत करके फार्मूला 2 रेस जीत करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये इनविक्टा रेसिंग नाम की कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने ये रेस जीत ली है फार्मूला 2। ध्यान रखना, फार्मूला 1 मत बोल देना। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश में लगभग कितने आचार्यों ने गीता का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में गीता महोत्सव के दौरान 5000 से ज्यादा आचार्यों ने गीता का पाठ करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये रहा आज तक का आर्टिकल। गीता जयंती के अवसर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 5000 आचार्यों ने सामूहिक सस्वर पाठ किया है, मतलब एक साथ एक ही स्वर में पाठ किया गया है। ये करीब 9 मिनट तक चला है ये पाठ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। तो इसमें आम नागरिक भी शामिल थे और आचार्य भी, 5000 से ज़्यादा आचार्य भी शामिल थे। गीता जयंती भोपाल में मनाई गई और वहाँ पर ये हुआ है। साथ ही साथ वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के, इन्होंने 1.28 करोड़ लाडली बहनों को 1572 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 334 करोड़ हस्तांतरित किए, मतलब कि डिलीवर किए इसी दिन। अगला, निम्न में से किसे वर्ष 2025 के लिए डीजीए अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? दोस्तों वर्ष 2025 के लिए डीजीए अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा एंग ली को। एंग ली जो है एक फेमस फिल्म डायरेक्टर है और ये डायरेक्टर्स के लिए दिया भी जाता है ये पुरस्कार जो होता है। तो ये लाइफ ऑफ पाई और ऐसे बहुत सारे फेमस मूवीज बना चुके हैं, और जैसे कि ब्रॉकबैक माउंटेन, लाइफ ऑफ पाई वगैरह। तो इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा फेम भी मिला था। तो फिलहाल इनको 77वां डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका या कहें कि DGA अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से तब किसी को सम्मानित किया जाता है जब वो अपने पूरे लाइफ भर में कंट्रीब्यूशन जो भी किया रहता है उसको सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये किसी एक वर्ष के लिए नहीं होता है। तो फिलहाल ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले ये 37वें फिल्म निर्माता हैं। मतलब आप देखो 77 संस्करण में केवल 37 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। तो मतलब ये भी दिखाता है कि ये कितना बड़ा अवार्ड है। तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका जो है ये अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा किया है कि अब ये एंग ली को ये अवार्ड देने जा रहे हैं। कब देंगे? फरवरी में देंगे। ठीक है ना। अगला, केंद्र सरकार ने नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करने की घोषणा की? तो केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत नए स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा किया है। 8 और नए स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। ठीक है, सेंटर टू इनक्यूबेट 8 न्यू स्मार्ट सिटीज अंडर न्यू सिटी स्कीम। तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी इसके मंत्री हैं, आप इनको पहचान ही रहे होंगे, हरियाणा के CM रहे हैं, अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के ये मंत्री हैं। तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। इसके लिए 8000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। 8 नए शहर बनाए जाएंगे, मतलब 1,000 करोड़ रुपए एक एक शहर पर खर्च किए जाएंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आप जानते हो पहले से ही 100 शहरों में 8000 से ज़्यादा बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं और 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का विजन के साथ भारत सरकार काम कर रही है। कुल 1.65 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित भी किए गए हैं। तो अब 8 और नए स्मार्ट सिटी जोड़ी गई हैं। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अच्छा, जो बीच में छूटा था उसकी वीडियो आज आएगी, कंप्लीट हो गया है लगभग कंटेंट पूरा। ठीक है ना, तो आज उसकी वीडियो आ जाएगी दिन में, और उसका हो सकता है 2 पार्ट में आए क्योंकि लंबी वीडियो है। तो आज वीडियो आएगी, उसको भी देखिएगा आप लोग दिन में, और ये वाली तो देखिएगा ही, बाकी सबकी क्विज वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ई-बुक आज आ जाएगी, तो ई-बुक भी आप देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। कल मैंने पूछा था अफ्रीकी देश घाना की राजधानी क्या है, तो अक्कारा होती है, और अक्कारा जिसे कहते हैं। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में बेस्ट शो का अवार्ड उड़ने की आशा इस बार जीता हुआ है। अगला, आज आपको क्या बताना है, किस शहर को पूर्व का मोती कहते हैं? दूसरा, WTA की सर्वश्रेष्ठ युगल खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।